अच्छा, तो 2 वर्ड्स अपन पढ़ रहे थे, कौन कौन से वर्ड्स है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड सेकंड वन इज प्रोफेशनल जजमेंट, है ना। स्केप्टिसिज्म का मीनिंग क्या होता है कि हमें कोई भी चीज का डिसीजन लेना है तो हमें सामने वाला जो कह रहा है उसी के हिसाब से डिसीजन नहीं ले लेना है, हमें अपना माइंड भी चलाना है, ठीक है। ऑडिटर का माइंड हमेशा क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। क्वेश्चनिंग माइंड कैसे? कि मेरे सामने आपने कोई भी चीज रखी तो मैं उसके ऊपर एज इट इज रिलाई नहीं कर लूं। अगर मेरे मन में कोई क्वेरीज आ रही है, मुझे कोई डाउट्स हो रहे हैं, तो वो डाउट्स मुझे आपके मैनेजमेंट के साथ में, ओनर के साथ में बैठ करके क्लियर करने हैं। तो उसे हम कहते हैं अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करना। अब जैसे मेरे सामने कोई अनयूजुअल सिचुएशन आ गई, कैसे अनयूजुअल सिचुएशन आ गई? लास्ट ईयर आपका प्रॉफिट जीपी रेशो, है ना, जीपी या एनपी रेशो मान लो 5% था और करंट ईयर के अंदर ये सडनली फॉल होकर के 1% रह गया है। तो क्या आप बिना कोई क्वेश्चन किए इस पे एज इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना करके अपना ओपिनियन इशू कर देंगे क्या? नो मैम। अपने मन में क्या आने चाहिए? कुछ डाउट्स आने चाहिए। उन डाउट्स को आने को कहते हैं अपन टेक्निकल लैंग्वेज में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का होना, ठीक है। जब आपके मन में क्या डाउट्स आने चाहिए कि ये जीपी रेशो सडनली फॉल क्यों हो गया, क्या रीजन है, तो हम क्या करेंगे? जीपी रेशो किसके ऊपर डिपेंड करता है? किन किन चीजों से जीपी रेशो वेरी होता है? ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और फर्स्ट गुड्स आपका सीओजीएस के ऊपर, आपका सेल्स के ऊपर, है ना। सेल्स जीपी निकल के कैसे आता है? सेल्स माइनस सीओजीएस इज इक्वल टू जीपी, यही होता है, ठीक है। सीओजीएस का मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जो आप ट्रेडिंग बनाते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को मैं लास्ट ईयर से क्या करूंगी? कंपेयर करूंगी कि मेरा जीपी फॉल हुआ तो लास्ट ईयर मेरा सेल कितना था और करंट ईयर में मेरा सेल कितना हुआ। नाउ बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते कि सेल आपका ओवरऑल अमाउंट में तो इंक्रीज हो रहा है फिर भी जीपी डाउन हो रहा है। समझे मैं क्या बोली अभी? यस मैम। जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको ले जाती हूँ तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नोट मत करना, हाँ, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल समझाने के लिए ले रही हूँ आपका एग्जाम्पल। जैसे मैंने लास्ट ईयर मेरा जीपी था 10% और करंट ईयर के अंदर मेरा जीपी रह गया है 5%, तो जस्ट हाफ हो गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब मुझे डायरेक्टली बस ट्रेडिंग पी&एल के अंदर मैंने ऑडिट एविडेंसेस चेक करे, सेल के बिल्स देख लिए, परचेज के बिल्स देख लिए, ठीक है, जीपी रेशो पे कोई ध्यान ही नहीं दिया मैंने, है ना, और सीधा का सीधा ट्रेडिंग के ऊपर अपना ओपिनियन इशू कर दिया कि भाई सब कुछ ऑडिट एविडेंसेस मैच हो रहे हैं। तो मैंने अपना स्केप्टिसिज्म अप्लाई ही नहीं किया। मुझे कैसे मेरा स्केप्टिसिज्म अप्लाई करना है कि ये चीज इतना फॉल क्यों हो गया, क्या रीजन है, तो मुझे उसके रीजंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे और ये रीजंस फाइंड आउट करने को हम बोलते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करना। ना क्या क्या रीजंस हो सकते हैं उसके, तो कुछ रीजंस मैं आपको बताती हूँ। जैसे जीपी है तो हमने अकाउंट्स के अंदर पढ़ा है जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस, ठीक है। या फिर आप लोग ट्रेडिंग याद करो, ट्रेडिंग में क्या लिखते हो? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स, इन दोनों साइड का डिफरेंस क्या आ जाता है? हमारा जीपी आ जाता है। तो अब कुछ हो सकता है मैंने जाकर के देखा कि लास्ट ईयर मेरा सेल कितना था, तो मुझे पता चला कि मेरा लास्ट ईयर सेल 50 लाख था, ठीक है। नाउ अब देखा मैंने करंट ईयर में मेरा सेल कितना है, तो मुझे पता चला कि करंट ईयर में मेरा सेल हो गया 60 लाख। मेरा सेल इंक्रीज हुआ है, स्टिल मेरे करंट ईयर का जीपी फॉल हो गया है, ठीक है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? अब ये रीजन मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके रीजन के लिए मैं वापस से जाकर के थोड़ा इन डेप्थ स्टडी करूंगी।
सेल्स के बिल्स ओपन करके देखूंगी, लास्ट ईयर के भी और थोड़े से करंट ईयर के लिए, तो मुझे पता चलेगा कि आपका क्वांटिटी में सेल तो इंक्रीज हो गया, क्वांटिटी में सेल तो इंक्रीज हो गया। से मैंने यहाँ पे क्वांटिटी सेल किया था 10,000 यूनिट्स, ठीक है, 10,000 यूनिट्स मैंने सेल की थी। ओवरऑल क्वांटिटी में मेरा यहाँ तो सेल इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी मैं सेल कर रही हूँ 15,000, बट मेरी सेल मैम वॉइस कम हो गई। हाँ, बट मेरी सेल प्राइस डिक्रीज हो गई, ठीक है। यहाँ पे मेरा पर यूनिट कितना आ जाएगा, 50 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, तो पर यूनिट का रेट क्या रह जाएगा मेरा, कितना, 500 आएगा, 50 500 आएगा मेरे हिसाब से, मैम 500 होगा। 500 और यहाँ पे करो 60 लाख डिवाइडेड बाय 15,000, 400 है ना। 400। जब मैंने इन डेप्थ चेकिंग किया तो मुझे पता चला कि मेरी क्वांटिटी में सेल तो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, बट मेरा पर यूनिट प्राइस क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो जब मेरा पर यूनिट प्राइस डिक्रीज हो गया तो मेरा जीपी रेशो, जैसे आप बोलते हैं कॉस्टिंग के अंदर कंट्रीब्यूशन, वो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा मेरा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा ना, ठीक है। यस मैम। तो मेरा Yes, ma'am. इस वजह से मेरा जीपी रेशो क्या हो गया है, फॉल हो गया है। तो इन सारी चीजों को अप्लाई करना, इसे क्या कहते हैं, क्वेश्चनिंग माइंड का होना, ठीक है, क्लियर। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का यूज लेना, आपको जो चीजें एज इट इज दिख रही है उन पे एज इट इज रिलाय मत करो, कुछ सिचुएशंस पे जहां पे होना चाहिए वहां पे अपना क्या यूज में लो, स्केप्टिसिज्म यानी क्वेश्चनिंग माइंड वाला माइंड यूज में लो। क्लियर सबको, यस मैम। है ना। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के अंदर मेन चीज क्या हुई, क्वेश्चनिंग माइंड का होना। ना किन किन जगह पे आपका क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, तो कोई भी अनयूजुअल सिचुएशंस आपके सामने आ जाती है तो वहां पे आपको आपका क्वेश्चनिंग माइंड यूज में लेना चाहिए। या फिर आप जब ऑडिट एविडेंसेस का चेकिंग कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको क्वेश्चनिंग माइंड यूज में लेना चाहिए, है ना। लाइक ऑडिट एविडेंसेस का जब हम यूज ले रहे हैं तो हमें क्या क्या क्वेश्चंस माइंड में आने चाहिए। अगर हमारे सामने फोटोकॉपी रखी तो आप उनसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का है, ठीक है, हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ला करके दो, हम फोटोकॉपी पे बिलीव नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मान लो आपके सामने मैंने दो परचेजेस से रिलेटेड दो एविडेंसेस रखे, क्या, एक तो रखा परचेज बिल और एक रखा मैंने आपके सामने ट्रांसपोर्टेशन बिल, दोनों में फिगर्स में थोड़ा मिसमैच है, पार्टी सेम है, डेट सेम है, सब कुछ सेम है। एक में बोल रहे हैं कि क्वांटिटी आपने मंगवाई है 5,000 यूनिट्स और अमाउंट भी सेम है, ओवरऑल अमाउंट भी सेम है। एक जगह पे बोल रहे हैं कि 5,000 यूनिट्स मंगवाए हैं और ट्रांसपोर्टेशन बिल्टी आपकी बोल रही है कि 4,500 ही हमारे यहाँ से कार्टून्स चढ़े थे। तो क्या आप अपना क्वेश्चनिंग माइंड यूज लेंगे या नहीं लेंगे, लेंगे, है ना। क्यों लेंगे, क्योंकि इन यूनिट्स का हमारे क्लोजिंग स्टॉक पे इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है, कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने जाएंगे तो हमारे यहाँ पे गड़बड़ आ सकती है। तो इसलिए वहां पे आपको क्या यूज लेना है, अपना क्वेश्चनिंग माइंड यूज लेना है। तो जब भी हम ऑडिट एविडेंसेस देख रहे हैं तो उनका क्रिटिकल असेसमेंट करना चाहिए, उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा एटीट्यूड क्वेश्चनिंग माइंड का होना चाहिए ना। अनयूजुअल सिचुएशंस कैसे आ सकती है हमारे सामने, फ्रॉड्स हो सकते हैं, ठीक है। फ्रॉड्स होते हुए अगर हमें दिख रहे हैं तो वहां पे हमें क्वेश्चनिंग माइंड का होना चाहिए। अगर मान लो दो ऑडिट एविडेंसेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो हमारे क्वेश्चनिंग माइंड का होना चाहिए। अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने एक्सेसिव सैलरी का पेमेंट कर दिया, लास्ट ईयर तो आपने पेमेंट किया था 10,000 रुपए सैलरी
और इस साल आप दिखा रहे हो 2 लाख रुपए की सैलरी, तो कितना ज्यादा डिफरेंस है। नाउ यहाँ पे आप क्वेश्चंस करोगे या एज इट इज एविडेंसेस से चेक करके निकल लोगे? क्वेश्चंस करोगे ना। करेंगे। इतने ज्यादा एम्प्लॉइज क्यों यूज में आए? एम्प्लॉइज इतने ज्यादा यूज में आए तो आपका प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, है ना, सेल बढ़नी चाहिए, आपका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। वो सारी चीजें अगर सब कुछ अच्छे से हो रहा है तब तो हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, अदरवाइज हमारा क्वेश्चनिंग माइंड अप्लाई करना चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्लियर सबको? ठीक है। मैम, तो क्या, हाँ वो ट्रांसफरबिलिटी और परचेजेबल है, दोनों में से रिलायबल कौन सा मानेंगे? दोनों ही रिलायबल है क्योंकि दोनों ही एक्सटर्नल सोर्सेस से आते हैं। ठीक है। अब क्या हो सकता है कि आप लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, लाइक मान लो दोनों ही जगह पे मिसमैच आ रहा है कोई चीज, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोगों को क्या करना चाहिए? सप्लायर से डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहिए कि क्या चीज रियल के अंदर आई थी। अगर मान लो हमें सप्लायर से भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो हमें उस चीज को रिपोर्ट के अंदर लिख देना चाहिए। ठीक है। रिलायबल दोनों ही सोर्सेज है, दोनों ही एविडेंसेस रिलायबल है क्योंकि दोनों ही एक्सटर्नल पार्टीज से आ रहे हैं हमारे पास में। ठीक है। अगर कुछ ऐसा होता कि एक चीज इंटरनल बनती है एक चीज एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल पार्टी वाला ज्यादा रिलायबल रहता। ओके मैम। ओके। तो स्केप्टिसिज्म का मीनिंग क्या याद रखेंगे? हमें क्या करना है? एटीट्यूड रखना है किसका? क्वेश्चनिंग माइंड का। किस किस जगह पे अनयूजुअल सिचुएशंस के लिए और ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करते टाइम पे 2 जगह पे हमें क्वेश्चनिंग माइंड का होना चाहिए। क्लियर सबको स्केप्टिसिज्म? यस मैम। यस मैम। ठीक है। नाउ मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है। रीड करके बताऊंगी अभी जो भी लिखा है, पहले दोनों में डिफरेंस समझो। प्रोफेशनल जजमेंट क्या होता है? जजमेंट मतलब जब हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, ऊपर वाला हमें क्या बोलता था? आपको क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन से खुद को सेटिस्फाइड करना है। नाउ अब हमें क्या करना है? क्वेश्चंस तो कर लिए हमने बहुत सारे, बट अब हम जजमेंट कैसे ले? ठीक है। तो जजमेंट हमें कैसे लेना है वो हमें बताता है प्रोफेशनल जजमेंट का पॉइंट, कि आपको आपके नॉलेज, 3 चीजें बोलूंगी, नॉलेज, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। ठीक है। नॉलेज कौन सी? जब हम सीए कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी बुकिश नॉलेज हमने गेन करी उससे। ट्रेनिंग कौन सी? जो आर्टिकलशिप पीरियड में हम ट्रेनिंग करते हैं उस ट्रेनिंग से। और एक्सपीरियंस कौन सा? जब हमें डिग्री मिल गई है, हमने बहुत सारे क्लाइंट्स की, अलग अलग क्लाइंट्स की ऑडिट्स करी है, तो उस टाइम पे हमने बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस देखी है, उन सिचुएशंस में हमने कैसे डील किया था। इन तीनों चीजों को मिला करके अब आपके सामने जो भी सिचुएशन आई है उस वाली सिचुएशन से आप कैसे ओवरकम होकर के आएंगे, आप क्या वहां पे डिसीजन लेंगे, दैट इज नोन एज प्रोफेशनल जजमेंट। है ना। किसी भी सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन हमारे सामने ऑडिट करते टाइम पे आ रही है तो हमें 3 चीजों को यूज में लेते हुए वहां पे जजमेंट लेना है, दैट इज नोन एज प्रोफेशनल जजमेंट। क्या क्या 3 चीजें हैं? नॉलेज, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। ठीक है। अब हमें कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसी चीजें कौन कौन सी है जहाँ पे हमें जजमेंट लेने की नीड पड़ सकती है? सबसे फर्स्ट चीज कि मर्टेलिटी किस अमाउंट को माने। मर्टेलिटी सब लोग समझते हैं कि एक अमाउंट होता है। जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि मेरे पास में टाइम लिमिट होती है, तो मैं क्या करती हूँ? सारे ऑडिट क्लाइंट के सारे ट्रांजैक्शंस का टेस्ट चेकिंग करती हूँ। कुछ ट्रांजैक्शंस को चेक करती हूँ, कुछ ट्रांजैक्शंस को चेक नहीं करती हूँ। ठीक है। तो अब मैं कैसे डिसाइड करूँ, कैसे अपना जजमेंट लगाऊं कि मुझे कौन से ट्रांजैक्शंस को चेक करना है और कौन से ट्रांजैक्शंस को चेक नहीं करना है? यहाँ पे मैं स्केप्टिसिज्म लगाऊंगी या जजमेंट लगाऊंगी? जजमेंट। जजमेंट, क्योंकि मुझे डिसीजन लेना है ना। मेरे सामने कोई अनयूजुअल सिचुएशन नहीं है, नॉर्मल है कि मुझे डिसीजन लेना है। तो अब मैं जजमेंट कैसे लूं कि क्या अमाउंट को मैं मटेरियल मानूं कि इससे ज्यादा के ट्रांजैक्शंस को मुझे चेक करना चाहिए और इससे कम के ट्रांजैक्शंस को मैं छोड़ सकती हूँ। तो उसके ऊपर अपना जजमेंट मुझे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे मेरे ऑडिट के टाइम पे प्रोफेशनल जजमेंट को बनाना पड़ेगा, है ना।
अब कुछ पॉइंट्स और आ रहे हैं लिखे हुए आप लोगों के, ये सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर के अंदर समझाऊंगी। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, ठीक है। आपका कोई भी ऑडिट एविडेंस कितना रिलायबल है या नहीं है, कब उसे मैं सफिशिएंट मान लूं कि इतने सारे ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट हो गए तो इतना मेरे लिए सफिशिएंट है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, अगेन यहाँ पे जजमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। सारे ऑडिट एविडेंसेस को मिला के मैं ओपिनियन क्या इशू करूं, 4 ओपिनियन बताए थे, 4 ओपिनियन में से मैं कौन सा ओपिनियन इशू करूं, इसके लिए मुझे अगेन क्या लेना पड़ेगा, प्रोफेशनल जजमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ड्यूरिंग द ऑडिट जब से स्टार्ट हुई है तब से लेकर के जब तक खत्म होती है तब तक आपको बहुत सारे जजमेंट लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसे उन सब चीजों को क्या लेते हैं, कहते हैं हम प्रोफेशनल जजमेंट कहते हैं। अब इन 2 वर्ड्स को हमें ऑडिट के अंदर एग्जाम में यूज कब लेना है, जब भी आपके डिसीजन की बातें आ जाए कि ऑडिटर को ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, तो अगेन ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करते टाइम पे उसे अपने जजमेंट और स्केप्टिसिज्म दोनों को फॉलो करना चाहिए। प्लानिंग करनी है उसे ऑडिट की कि ऑडिट कैसे करनी चाहिए, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें जजमेंट को फॉलो करना चाहिए। उसे ओपिनियन बनाना है कि ओपिनियन क्या इशू करूं, उस पर्टिकुलर टाइम पे उसे प्रोफेशनल जजमेंट को यूज में लेना चाहिए, ठीक है। तो जहां पे भी आप डिसीजंस की बातें करें, जहां पे भी आप क्रिटिकल असेसमेंट की बातें करें, वहां पे इन 2 वर्ड्स को आप अपने आप डाल सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने नोट्स में लिखा है एज इट इज आप लिख करके आओ। जब कीवर्ड्स हमें याद होने लग जाएंगे ना, तो आप अच्छी सी लैंग्वेज खुद से भी उनको यूज में लेते हुए ऑडिट के अंदर बना सकते हैं। दोनों वर्ड्स में डिफरेंस समझ में आया? सबसे पहले ये बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, Ma'am, can you repeat? क्या चीज रिपीट करूं? मैम ये डिफरेंस जो यूज करने के लिए बोला था आपने कि यूज कब करना है इन वर्ड्स को। यूज आपको तब करने हैं जब जहां पे भी ऑडिट एविडेंसेस के असेसमेंट की बातें आती है, या फिर हमें कोई डिसीजन लेने की बातें आती है कि प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, ओपिनियन कैसे लेना चाहिए, हम कैसे डिसाइड करें कि ये चीज ऑडिट एविडेंसेस रिलेवेंट है या नहीं है। तो इन हर जगह पे हमें क्या यूज में लेना है, ऑडिटर को प्रोफेशनल जजमेंट यूज में लेना है, ठीक है। अच्छा, स्केप्टिसिज्म Yes, का ma'am. क्या मीनिंग हुआ? क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। Questioning mind. माइंड होना चाहिए। और जजमेंट का मीनिंग क्या हुआ? डिसीजन। डिसीजन लेना है based on Decision- knowledge, training and experience. यस, डिसीजन किसके ऊपर बेस्ड Training. होना चाहिए? नॉलेज, ट्रेनिंग एंड Knowledge, training. है ना। और क्वेश्चनिंग माइंड किस पर्टिकुलर टाइम पे कहाँ पे यूज में लेना है? क्या क्या 2 पॉइंट्स बताए थे उसके लिए? Audit evidence and unusual situation. अनयूजुअल सिचुएशंस एंड असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। क्लियर सबको? दोनों वर्ड्स साथ में आ सकते हैं Yes, 4 ma'am. मार्क्स के अंदर कि इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए, या फिर दोनों वर्ड्स इस तरीके से आ सकते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस बताइए, ठीक है। तो अब एक बार रीड कर लेते हैं हम दोनों ही क्वेश्चंस को। प्रोफेशनल Ma'am, स्केप्टिसिज्म, हाँ हम डिफरेंस, डिफरेंसेस थोड़ी ना साथ में आ सकते क्योंकि बेसिस थोड़ी ना, बेस क्या बनाएंगे हम? बेस points को आपको नहीं differentiate बनाने हैं, करना। यहाँ पे मीनिंग का बेस बनेगा, यहाँ पे और कुछ बेस नहीं बन सकता। बट क्या दोनों वर्ड्स बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं बच्चों के लिए, इसलिए इसमें डिफरेंस आ जाता है। तो जब भी हमारे सामने इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हम बेसिस नहीं बना पाएंगे वहां पे, तो आप क्या कीजिए, जैसे पहले प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हेडिंग डालो, उसके बारे में लिख दो, देन प्रोफेशनल जजमेंट डालो और उसके बारे में लिख दो। आप नोट्स स्कैनर के अंदर देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सारे आंसर इसी वे में दिखेंगे। 1-2 जगह पे हो सकता है आपको डिफरेंस वे में मिल जाए, बट है ना, आपको कोई भी रिलेशन नहीं मिलेगा जो दोनों तरफ हम लिख रहे हैं, वहां पे हमें कोई भी रिलेशन नहीं मिलेगा, बस उसे डिफरेंस फॉर्म में, टेबल फॉर्म में बना के डाल दिया, ठीक है। क्योंकि दोनों वर्ड्स में कोई बेसिस हम कैसे बनाए, एक बेसिस बना पाएंगे मीनिंग का, एक बेसिस बना पाएंगे एग्जाम्पल का, या तो केवल 2 ही डिफरेंसेस बना करके
उनको ही एक्सप्लेन कर दो पूरा, ये मैनर हो सकता है। अगर ये मैनर ठीक ना लगे तो हम क्या करेंगे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का हेडिंग डालेंगे, पूरा अच्छे से बता दिया, देन जजमेंट का हेडिंग डालेंगे और देन उसे पूरा डिस्क्राइब कर देंगे। ओके यस मैम। ठीक है, चलो आप फटाफट से रीड कर लेते दोनों क्वेश्चंस। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रेफर टू एन एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड। ठीक है, नाउ ये क्वेश्चनिंग माइंड किसके लिए होना चाहिए, बीइंग अलर्ट टू अनयूजुअल सिचुएशंस एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, जो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए। नाउ अनयूजुअल सिचुएशंस क्या क्या आ सकती है, अगर कंफ्लिक्ट हुआ हमारे ऑडिट एविडेंसेस के बीच में तो हमारा क्वेश्चनिंग माइंड आना चाहिए। डाउट्स होने चाहिए हमेशा रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस के ऊपर, जैसे मान लो आपके सामने कोई इंटरनल एविडेंस ही रख दिया है ना, तो आपको पता है ये लेस रिलायबल है, तो अब आप लेस रिलायबल है तो ऐसे नहीं कि उसके ऊपर आपने बस लिया और हाँ कह दिया कि ठीक है, आप उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट्स करो, उनसे दूसरे ऑडिट एविडेंसेस और डिमांड करो। ठीक है, तो ये है सेकंड पॉइंट आपका, डाउट्स एज टू रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। अगर आपको फ्रॉड्स की सिचुएशंस नजर आ रही है तो आप उसे नेग्लिजेंटली छोड़ो नहीं, वहां पे इन डेप्थ स्टडी करके फ्रॉड को फाइंड आउट करने का ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना। ठीक है, देन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो सिचुएशंस है इनको आपको जर्नलाइज नहीं करना चाहिए, मतलब हल्के में नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पे भी आपको रिस्क को रिड्यूस करने के लिए स्केप्टिसिज्म को फॉलो करना चाहिए। जैसे अनयूजुअल ट्रांजैक्शन से इनको ओवरलुक नहीं करना चाहिए। ठीक है, इनको पूरा अच्छे से आपको चेक करना चाहिए। जैसे इंश्योरेंस क्लेम मिला आपको, आपके आग लग गई, स्टॉक जल गया, तो उस टाइम पे आपने कितना लॉस लिखा है, लॉस बाय फायर। तो ये जो भी अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस क्या होते हैं, थोड़े ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना स्केप्टिसिज्म पूरा रखना चाहिए, रिड्यूस करने, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। ओके, ठीक है, जो भी ऑडिट ऑब्जर्वेशंस है, जो भी हमने डिसीजंस लिए हैं ऑडिट एविडेंसेस के थ्रू, उन सबको जर्नलाइज नहीं करना है, उन सबको अगर रिड्यूस करना है आपको रिस्क को, तो वहां पे आपको स्केप्टिसिज्म को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, नाउ लास्ट लाइन है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। इस चीज को छोड़ो, ये नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को समझ में आएगी। बाकी मीनिंग समझ में आ गया? ओके यस। और ऑडिट एविडेंसेस का क्रिटिकल असेसमेंट वही रिलायबल सोर्सेस से है नहीं है, सफिशिएंट है या नहीं है, अप्रोप्रिएट है या नहीं है, क्या हम कोई एडिशनल एविडेंसेस और ले सकते हैं क्या, ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते रहने चाहिए। ठीक है, ये वही सारे पॉइंट्स आए, कौन से, सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस से रिलेटेड। ओके, क्लियर सबको क्या होता है स्केप्टिसिज्म? यस मैम। यस मैम। नाउ जजमेंट देखिए, जजमेंट क्या है? It refers to taking decisions by the auditor during the course of his audit। क्या ले रहा है वो? डिसीजंस ले रहा है। कब? जब वो ऑडिट कर रहा है। तो क्या यूज में लेते हुए? नॉलेज, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। ये 3 वर्ड्स हमारे यहाँ पे क्या हो गए, की वर्ड्स हो गए, जो हमें एग्जाम में लिखने ही लिखने हैं। नॉलेज, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। नाउ जजमेंट इंक्लूड्स assumptions एंड estimations मेड बाय ऑडिटर, क्योंकि हमें ऑडिट करते टाइम पे कुछ assumptions और estimations लगाने पड़ते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल जजमेंट इज यूज्ड थ्रू आउट द प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ एन ऑडिट। मैंने आपको कहा था कि जजमेंट हमें पूरी ऑडिट में यूज लेना पड़ता है। जब हम क्लाइंट प्लेस पे गए, हमने ऑडिट करना स्टार्ट किया, तब से लेकर के जब तक हमारी ऑडिट रिपोर्ट पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक बहुत सारी जगह पे हमें जजमेंट्स लेने होते हैं। तो इसलिए ये थर्ड लाइन आई है कि पूरी ऑडिट के टाइम पे हमें जजमेंट लेने होते हैं थ्रू आउट प्लानिंग करते टाइम से लेकर के कब तक, जब तक हम ऑडिट परफॉर्म नहीं कर देते हैं। नाउ यहाँ पे आपके अलग अलग सर्कमस्टेंसेस गिवन है। क्या? मॉर्टेलिटी, जो मैंने आपको समझाया था। ऑडिट रिस्क अभी आपको समझ में नहीं आता है क्या होती है। नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट अभी आप लोगों को समझ में नहीं आता है। ऑडिट एविडेंसेस के रिगार्डिंग मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि हमें कैसे जजमेंट लेना है कि ये हमारे लिए सफिशिएंट हो गए या नहीं हुए।
ठीक है। और जो भी हम कंक्लूजन लेते हैं, ओपिनियन बनाते हैं, अपना ओपिनियन बनाने के टाइम पे भी हमें हमारा जजमेंट यूज में लेना है कि ओवरऑल ओपिनियन हम कौन सा दे, 4 में से कौन सी ओपिनियन हमें इशू करनी है, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग क्या हो गए, आपके एग्जाम्पल्स हो गए कि आपको जजमेंट कहाँ पे लेना पड़ता है। क्लियर दोनों वर्ड्स? मैम एक बार ये लाइन फिर से बता दीजिए, जजमेंट इंक्लूड अजम्पशन एंड एस्टिमेशन मेड बाय ऑडिटर। जजमेंट के अंदर जजमेंट आप जब भी लोगे तो आपको अलग अलग क्या लेनी पड़ेगी, अजम्पशंस और एस्टिमेशंस लेने पड़ेंगे। जैसे मान लो पीबीडीडी है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, है ना, वो ऑलरेडी एस्टिमेशन बेस्ड रहता है मैनेजमेंट की। अब आप उसे चेक करने गए तो अब आपको क्या लेना पड़ेगा, वहां पे जजमेंट लेना पड़ेगा कि लास्ट ईयर आपने जैसे मान लो 2000 रुपए का पीबीडीडी बनाया था, विच इज 2% ऑफ डेटर्स। नाउ करंट ईयर में आपने उसको बढ़ा करके 15,000 कर दिया। ये क्या है, मटेरियल है, 2000 से डायरेक्टली 15,000 पे। तो अब क्योंकि ये टोटली खुद ही एस्टिमेशन बेस्ड है पीबीडीडी, तो अब हमने क्या किया, क्वेश्चनिंग माइंड होकर के पहले मैनेजमेंट से क्वेश्चंस किए कि इतना पीबीडीडी इंक्रीज क्यों हुआ, उन्होंने हमें रीजंस दिए। नाउ अब अपने जजमेंट के हिसाब से आप ये डिसाइड करेंगे कि क्या जो एस्टिमेशंस इन्होंने लगाए हैं कि हमारा टोटल डेटर का इतना पार्ट बैड डेट्स हो जाएगा, वो सब कुछ करेक्टली डिटरमाइंड है या नहीं है। अब आपको भी वहां पे क्या यूज में लेने पड़ेंगे, अपने एस्टिमेशंस यूज में लेने पड़ेंगे। मार्केट के अंदर क्या र्यूमर्स चल रही है उसके ऊपर बेस्ड कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ेगी, क्योंकि पीबीडीडी श्योरली नहीं होता है कि आपका अमाउंट बैड डेट्स हो ही जाएगा। ये हम मार्केट के अंदर जो र्यूमर्स चलती है, लाइक ये बंदा इंसॉल्वेंट होने वाला है, या फिर ये बंदा इतने जनों को पैसा ही नहीं दे रहा तो हमको क्या देगा, इन बेसिस के ऊपर रियल लाइफ के अंदर क्या बनता है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनता है ना। और एक कब बनता है पीबीडीडी, जब हमारा कोर्ट अगर डिसीजन दे दे तो पीबीडीडी से हमें उसे किस में ट्रांसफर कर देते हैं, बैड डेट्स में। अगर हमें फाइनल डिसीजन मिल गया कि ये बंदा इंसॉल्वेंट हो गया तो वहां पे एस्टिमेशंस का यूज ही नहीं होगा, वहां पे तो वो अमाउंट ही क्या हो गई, हमारी बैड डेट्स हो गई, ठीक है। तो अब जो पीबीडीडी के अमाउंट का चेकिंग करना है तो वहां पे ऑडिटर को भी क्या यूज में लेने पड़ेंगे, अजम्पशंस और एस्टिमेशंस, ठीक है। उन्हीं के बेस पे उसे क्या लेना पड़ेगा, जजमेंट लेना पड़ेगा। इसलिए ये लाइन आ रही है आपकी, जजमेंट इंक्लूड्स अजम्पशंस एंड एस्टिमेशंस मेड बाय ऑडिटर, ठीक है। यस मैम। जजमेंट हमेशा फिक्स नहीं है कि स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही हो, है ना। कुछ जजमेंट्स आपके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग लेने पड़ेंगे जो हमारे पास रिटर्न में ऑलरेडी आईसीआई ने लिख करके दी है, बट कई सारी चीजें ऐसी होती है जैसे पीबीडीडी बताया, तो वहां पे हमें एस्टिमेशंस लगाने ही पड़ते हैं, कुछ अजम्पशंस लेनी ही पड़ती है, इसलिए ये लाइन यहाँ पे इंक्लूड करी है। ओके, क्लियर सबको? यस मैम। यस मैम। आज का सेशन पूरा समझ में आ गया। 3 क्वेश्चंस पढ़े हमने। फर्स्ट था बेसिक प्रिंसिपल्स। कितने बेसिक प्रिंसिपल्स है? 5 कौन कौन से हैं, फटाफट से बता दो। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंसी, कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके, देन हमने पढ़ा प्रोफेशनल प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड प्रोफेशनल जजमेंट। तो ये 3 क्वेश्चंस आज आप लोगों को क्या करने हैं, लर्न करने हैं। ओके, चलो इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। Thank you, ma'am. Okay, thank you to all of you.